अभी तक हम लोग जो है पढ़ चुके हैं कि डीएनए क्या है, डीएनए कैसे बना हुआ है, किन किन अवयवों से मिलकर डीएनए बना हुआ है। फिर हम लोग पढ़े हुए थे कि डीएनए जो होता है वही आनुवंशिक पदार्थ है। ये साबित करने के लिए दो अलग अलग प्रयोग हम लोग देखे हुए थे। उसमें से एक प्रयोग था ग्रिफिथ का प्रयोग और दूसरा था हर्शे एवं चेज का प्रयोग। ये हम लोग लास्ट वीडियो में देखे हुए थे। अभी आज हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, मतलब डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण होता है, डीएनए का जो प्रतिकृति बनता है, एक डीएनए से जो दो डीएनए होता है वो कैसे होता है। तो मतलब टॉपिक है रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का द्विगुणन, कि डीएनए का द्विगुणन कैसे होता है, कैसे एक से दो डीएनए बनता है। अब बात यह है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, आखिर एक डीएनए से दो डीएनए बनने की ज़रूरत क्यों है। देखो, जब हम लोग पढ़ते हैं कोशिका विभाजन तो वहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि एक कोशिका से दो कोशिका बनता है। अब जो दो कोशिका बनता है तो दोनों कोशिकाओं को क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। डीएनए तो सब में होता है। मान लो अगर हम समसूत्री विभाजन का ही बात करते हैं, दो तरह विभाजन होता है, एक होता है समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री। अगर एक कोशिका से दो कोशिका बनता है तो उसको कहते हैं समसूत्री, और अगर एक से चार बनता है उसमें क्रोमोसोम आधा हो जाता है उसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। समान रहता है समसूत्री विभाजन में। तो मतलब कि समसूत्री में भी एक कोशिका से दो कोशिका बन रहा है और दोनों में क्या क्रोमोसोम आधा आधा हो जाता है, नहीं। डीएनए तो जितना कि मातृ कोशिका में है उतना ही पुत्री कोशिकाओं में भी होता है। तो डीएनए तो मतलब सेम रहता है। मतलब ये है कि जब रेप्लिकेशन हो रहा होगा तो रेप्लिकेशन होने से पहले क्या होता होगा, डीएनए अपनी संख्या को दोगुना करता होगा। अगर डीएनए दोगुना नहीं हो तो फिर इक्वल डीएनए दोनों कोशिकाओं को कैसे मिलेंगी। मतलब कि डीएनए का क्या होता है, द्विगुणन। ऐसे समझो कि मान लो कि अगर एक कॉपी है मेरे पास, एक कोई पेज है और हमको उसको दो लोग को देना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको हमको जीरोक्स करना पड़ेगा। उसका एक फोटोकॉपी निकाल लेंगे तो हमारे पास दो कॉपी हो गया, तो हम दो लोगों को दे सकते हैं। तो वैसे ही एक कोशिका के पास एक डीएनए है और उसको दो कोशिकाओं के मध्य बांटना है, तो वो क्या करता है कि एक का जीरोक्स कर लेता है और फिर दो हो जाते हैं तो उनको दो कोशिकाओं में बांट देता है। लेकिन यहाँ पर डीएनए का द्विगुणन पढ़ने से पहले कि डीएनए जो है कैसे मतलब जीरोक्स होता है उसका, वो पढ़ने से पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि कैसे किस पद्धति से होता है। क्योंकि अलग अलग मत हैं बताने के लिए कि डीएनए का द्विगुणन कैसे होता है। देखो, एक तो मतलब बात हो कि कैसे उसमें हो रहा है, उसमें कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं जिससे कि एक से दो डीएनए बन रहा है। एक बात ये हो गया कि उसका जो द्विगुणन हो रहा है उसका तरीका क्या है, किस तरीका से द्विगुणन हो रहा है। ठीक है, तो देखो तीन मत था, तीन मतलब कि लोगों का विश्वास था कि इन्हीं तीनों तरीका में से किसी न किसी एक तरीका से डीएनए का द्विगुणन होता होगा। वो तीन मत कौन कौन से थे, तो पहला मत था विक्षेपक मत। ठीक है, टॉपिक लेना, टॉपिक यही है डीएनए का द्विगुणन। इसी में ये आ रहा है डीएनए का द्विगुणन। ये दो क्लास होगा, आज का वीडियो और अगला वीडियो इसी के बारे में होगा। डीएनए का द्विगुणन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मतलब कि डीएनए कैसे द्विगुणित होता है, कैसे एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं, वही हम लोग को पढ़ना है। तो डीएनए का द्विगुणन किस तरीका से होता है, इसके लिए तीन मत थे जो कि तीन अलग अलग लोगों के द्वारा दिए गए थे। जो पहला मत था वो था विक्षेपक मत। पहला मत क्या था, विक्षेपक मत। अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्पर्सिव मेथड। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव मेथड। दूसरा मत था संरक्षी मत। संरक्षी मत लिखते चलो इसको साथ साथ में। अंग्रेजी में बोलते हैं कंजर्वेटिव नेचर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव नेचर, या ठीक है मेथड भी बोल सकते हैं या नेचर ही बोल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है कि नेचर बोलते हैं। तो डिस्पर्सिव नेचर, कंजर्वेटिव नेचर। तीसरा था अर्ध संरक्षी मत। अर्ध संरक्षी मत, या फिर इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर। सेमी कंजर्वेटिव नेचर। तो तीन अलग अलग मत थे और इन्हीं तीनों में से किसी एक पर सकता है कि इसी तरीक़ा से डीएनए का द्विगुणन होता होगा, या तो विक्षेपक मत से, या संरक्षी मत से, या फिर अर्ध संरक्षी मत से होता होगा।
तो पहले तीनों क्या समझ लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे एक प्रयोग किया गया ये दिखाने के लिए कि डीएनए विभाजन एक्चुअली किससे होता है, एक्चुअली ये विक्षेपक मत से होता है कि संरक्षी मत से होता है कि अर्धसंरक्षी मत से होता है, ये साबित करने के लिए 2 वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग किया गया। लेकिन उसके पहले समझ लें कि तीनों शब्द का मतलब क्या है। पहला विक्षेपक मत क्या है, संरक्षी मत क्या है और अर्धसंरक्षी मत क्या है। तो देखो विक्षेपक मत क्या है, विक्षेपक मत में ये बताया जाता है कि जो डीएनए होता है, जैसे ही कोशिका विभाजन का समय होता है तो कोशिका विभाजन के समय जो डीएनए है वो टूट जाता है, डीएनए अलग अलग टुकड़ाओं में टूट जाता है और फिर कुछ और टुकड़े जो कि पहले से केंद्रक में उपस्थित होते हैं, जो कि डीएनए कहाँ होता है, कोशिका के केंद्रक में होता है, तो कुछ और टुकड़े जो कि पहले से कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं उनसे ये मिलकर 2 डीएनए बनाता है। इसको बोलते हैं विक्षेपक मत। मतलब कि मान लो कि ये कोशिका है, इसके केंद्रक में क्या है, डीएनए है, और क्या होता है कि ये डीएनए टूट जाता है, डीएनए टुकड़ों में टूट जाता है और टूटने के बाद क्या हुआ, बहुत सारा टुकड़ा बन गया और बहुत सारा टुकड़ा कोशिका के केंद्रक में भी होता है और फिर वो सभी टुकड़े आपस में जो है रैंडमली मतलब कि अनिश्चित तरीक़ा से आपस में जुड़कर 2 अलग अलग डीएनए बना लेते हैं। तो इसको बोलते हैं विक्षेपक मत। मतलब मान लो एक डीएनए है, वो 10-12 टुकड़ों या फिर बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया, टूटने के बाद कुछ टुकड़ा पहले से भी कोशिका के केंद्रक में होता है ना, मतलब न्यूक्लियोटाइड टूटेगा तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड तो बनेगा, जो कि डीएनए बना होता है किससे, न्यूक्लियोटाइड से, हम लोग पढ़े थे सेकेंड वीडियो में इसके। तो बहुत सारा डीएनए टुकड़ा बन जाएगा और पहले से भी कुछ टुकड़ा उपस्थित है कोशिका के केंद्रक में, तो वो इससे मिलकर और क्या करेगा, नया जो है डीएनए 2 डीएनए बनाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं विक्षेपक मत। अगर चाहो तो लिख लो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है, वैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ भी नहीं है, लेकिन ये 3 मत है जो कि जानना चाहिए आपको, जानिए। तो विक्षेपक मत क्या बोलता है कि इस मत के अनुसार डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और कुछ पहले से उपस्थित टुकड़े जो कि कोशिका केंद्रक में होते हैं, कोशिका केंद्रक में पहले से उपस्थित टुकड़े, इन टुकड़ों के साथ मिलकर डीएनए के 2 भाग या 2 डीएनए तैयार करता है। तो इसको बोलते हैं विक्षेपक मत। सही नहीं है, गलत है, बाद में प्रयोग करके इसको गलत साबित किया गया। खैर, दूसरा है संरक्षी मत। संरक्षी मत क्या बोलता है, ये मत ये बोलता है कि कोई भी डीएनए जो है वह संरक्षित रहता है, मतलब किसी भी कोशिका के अंदर जो डीएनए है वो सेफ रहता है। ठीक है, और एक नया डीएनए बनता है। जब डिवीज़न होने वाला होता है, जब सेल डिवीज़न होने वाला होता है, जब एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनने वाली होती हैं और जब 2 डीएनए की आवश्यकता होती है तो एक डीएनए जैसा है वैसा ही रहता है और एक नया डीएनए बनता है। इसको बोलते हैं संरक्षी मत। संरक्षी मतलब क्या होता है, सुरक्षित रहना, संरक्षित रहना, कंजर्व रहना। मतलब एक डीएनए जैसा है वैसे कंजर्व रहता है और एक नया डीएनए बनता है, इसको कहा जाता है संरक्षी मत। ठीक है, मतलब कि मान लो ना कि वो एक कॉपी है, मतलब एक कोई पेज है, हमको उसको 2 लोगों में देना है, तो एक का हम जीरोक्स किए तो उसका एक कॉपी बन गया, तो एक किसी और को दे दिए और एक जो कॉपी है मेरे पास वो किसी और को दे दिए, है ना। मतलब कि दोनों को, एक जीरोक्स वाला किसी और को, जो नया वाला बना किसी और को और जो पुराना वाला था वो किसी और को। तो वैसे ही हो गया संरक्षी मत कि एक डीएनए जैसे है वैसे संरक्षित रहेगा और एक नया डीएनए बनेगा जो कि बनने वाले कोशिका को मिल जाएगा। उसके बाद इस पर विचार किया गया अर्धसंरक्षी मत पर। इसमें क्या बोला गया कि क्या होता है कि एक डीएनए जो है जब विभाजन होने वाला होता है, जब एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं तो एक डीएनए में कितना स्ट्रैंड होता है, 2 स्ट्रैंड। एक डीएनए में श्रृंखलाएं कितनी होती हैं, 2 श्रृंखलाएं। एक डीएनए में ये जो श्रृंखलाएं हैं कितनी होती हैं, 2 श्रृंखलाएं। इसमें से ये बोला गया कि एक श्रृंखला किसी और को मिल जाता है और एक श्रृंखला किसी और डीएनए, मतलब 2 डीएनए बनता है ना, तो दोनों डीएनए में से एक डीएनए को एक श्रृंखला, एक स्ट्रैंड और एक को दूसरा। मतलब कि मान लो कि ये एक डीएनए हो गया, ये क्या हो गया, डीएनए। अब इससे जब 2 डीएनए बनेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर मान लो कि 2 डीएनए बना, ये 2 डीएनए बना, तो इसमें से एक स्ट्रैंड इसको मिला और एक स्ट्रैंड इसको मिला। समझ में आया? देखो इसमें ये दो एक डीएनए था, इसके 2 स्ट्रैंड से, जब इस एक से 2 डीएनए बना, जब एक से 2 डीएनए बना तो एक स्ट्रैंड इसको मिला और एक स्ट्रैंड इसको मिला, तो इसको बोलते हैं अर्ध संरक्षी मत। मतलब कि आधा संरक्षित रहा और आधा नया आया। पहला क्या था, विक्षेपक मत कि टूट जाता है और नए टुकड़ों से जुड़कर 2 डीएनए बनाता है। दूसरा क्या था, संरक्षी मत कि एक डीएनए जैसे है वैसे ही रहता है,
संरक्षित रहता है और एक नया डीएनए बनता है। और क्या है, अर्ध संरक्षित, कि एक डीएनए से जब 2 डीएनए बनते हैं तो आधा डीएनए संरक्षित रहता है और आधा ही नया डीएनए बनता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अर्ध संरक्षित। अब एक्चुअल में से ये तीनों में कौन है, एक्चुअल में से ये तीनों में से कौन सा प्रक्रिया जो है वो भाग लेता है, कौन सा प्रक्रिया होता है एक्चुअल में उसका विभाजन के समय, डीएनए के विभाजन में, डीएनए द्विगुणन में, ये साबित किया गया 2 बायोलॉजिस्ट के द्वारा, 2 जैव विज्ञानविद के द्वारा, जिनका नाम था मैसेल्सन एवं स्टॉल। तो हम लोग भी पढ़ेंगे मैसेल्सन एवं स्टॉल का प्रयोग, जिससे ये साबित हो जाएगा कि एक्चुअल में डीएनए इन तीनों में से किस तरीका से द्विगुणित होता है। क्या वो विक्षेपक मत से होता है, या वो संरक्षित मत से होता है, या वो अर्ध संरक्षित मत से होता है। अभी तीनों को समझ लिए। विक्षेपक मत क्या है कि एक डीएनए बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया और कुछ नए टुकड़ों से मिलकर नया डीएनए बनाया 2। संरक्षित मत क्या है कि एक डीएनए जैसे है वैसे ही रहा और एक नया डीएनए बना। ठीक है, इसको बोलते हैं संरक्षित मत। और अर्धसंरक्षित मत क्या है कि एक डीएनए है और जब 1 से 2 डीएनए बनेंगे तो दोनों डीएनए में एक स्ट्रैंड पुराना वाला ही रहेगा और एक नया स्ट्रैंड बनेगा। इसको बोला जाता है अर्धसंरक्षित मत। अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे मैसेल्सन एवं स्टॉल का प्रयोग, जिससे ये साबित हुआ कि एक्चुअल में जो डीएनए का द्विगुणन है वो अर्धसंरक्षित तरीक़ा से होता है, विक्षेपक अथवा संरक्षित तरीक़ा से नहीं होता है, बल्कि किससे होता है, अर्ध संरक्षित तरीक़ा से होता है। तो लिखना है कॉपी में हेडिंग मैसेल्सन एवं स्टॉल का प्रयोग। इसके पहले भी हम लोग 2 प्रयोग पढ़ चुके हैं। एक पढ़े थे हम लोग ग्रिफिथ का प्रयोग और उसके बाद पढ़े थे हर्शे एवं चेज का प्रयोग, ये साबित करने के लिए कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। वैसे ही अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैसेल्सन एवं स्टॉल का प्रयोग। मैसेल्सन एवं स्टॉल का प्रयोग क्या करने के लिए ये प्रयोग किया गया, ये साबित करने के लिए डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, विक्षेपक, संरक्षित या अर्धसंरक्षित। इसको बोलेंगे मैसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। मैसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। तो इस प्रयोग में जो है इन्होंने आइसोटोप यूज़ किया, मतलब कि समस्थानिक यूज़ किया। समस्थानिक क्या है बताए थे पिछले क्लास में भी। समस्थानिक क्या है, या पढ़े हुए केमिस्ट्री में। समस्थानिक क्या है, तो वैसे केंद्रक जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, है ना 3। कौन कौन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अब ये 3 समस्थानिक क्यों है, क्योंकि तीनों परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग। ठीक है, हम बताया पिछले वीडियो में एक बात कि जितने भी समस्थानिक होते हैं वो अधिकांशतः कैसे होते हैं, रेडियो सक्रिय होते हैं, मतलब उनसे अल्फा, बीटा अथवा गामा किरणें निकलते रहती हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, रेडियो सक्रियता। और ऐसे जो तत्व हैं उन्हें कहा जाता है रेडियो सक्रिय तत्व। तो इसमें बताया गया कि हम बताए थे कि अधिकांश जो आइसोटोप होते हैं, अधिकांश जो समस्थानिक होते हैं वो रेडियो सक्रिय होते हैं, मतलब कि उनसे अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलते रहती हैं। लेकिन अधिकांश होते हैं, सब नहीं होते हैं। सब समस्थानिक रेडियो सक्रिय नहीं होते हैं। जैसे कि हम पिछले में बात किए थे, तो वहाँ पर मान लो कि फॉस्फोरस का या सल्फर का जो समस्थानिक था हर्शे एवं चेज के प्रयोग में, वो कैसा था, रेडियो एक्टिव था। लेकिन हर एक तत्व का समस्थानिक रेडियो एक्टिव हो ये ज़रूरी नहीं है। तो वैसे ही जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का जो समस्थानिक होता है वो रेडियो सक्रिय नहीं होता। तो नाइट्रोजन हम लोग कौन जानते हैं, हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन 14। हम लोग जिस नाइट्रोजन को जानते हैं उस नाइट्रोजन की जो परमाणु द्रव्यमान कितनी होती है, 14। कितनी होती है, 14। और नाइट्रोजन का एक समस्थानिक होता है N15, N15। देखो दोनों नाइट्रोजन है, मतलब दोनों की परमाणु संख्या 7 होती है, लेकिन इसका द्रव्यमान कितना है, 14, और इसका द्रव्यमान कितना है, 15। परमाणु संख्या दोनों का समान है, इसका भी 7, इसका भी 7, लेकिन द्रव्यमान संख्या उसका 14 है, उसका कितना है, 15 है।
तो ये दोनों आपस में क्या है, समस्थानिक। और ये जो समस्थानिक है N15, ये रेडियो सक्रिय नहीं है, लेकिन ये भारी है। अगर मान लो पूछा जाए कि N14 और N15 में से कौन भारी है और कौन हल्का है, तो N15 भारी है ना, क्योंकि 15 उसका द्रव्यमान है, और N14 थोड़ा हल्का होगा। बस यही दिमाग में रखना है, बाकी हम लोग प्रयोग पढ़ते हैं। हम क्या रखना है कि इसमें नाइट्रोजन का N15 समस्थानिक यूज़ किया गया, और जो N15 समस्थानिक होगा वो N14 वाला समस्थानिक से भारी होगा। तो इन्होंने क्या किया, मैसेसन स्टॉल ने एक माध्यम लिया N15 का माध्यम लिया, जिसमें N15 थे, N15 तत्व था, और इसमें जो थे और भी बहुत सारे माध्यम थे जिसमें कि DNA जो था वो द्विगुणित कर सकता था। तो इन्होंने N15 माध्यम लिया और इसमें क्या किया, इकोलाई बैक्टीरिया को डाला। इकोलाई एक बैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु होता है, इकोलाई, एस्चेरेसिया कोलाई, E.कोलाई, ठीक है। तो इकोलाई जीवाणु को इसमें लेकर डाला। अब जो इकोलाई है ये हर एक 20 मिनट में द्विगुणित हो जाता है, मतलब 1 से 2 बैक्टीरिया बन जाता है। हर एक 20 मिनट में एक बैक्टीरिया से बन जाता है कितना बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया। मतलब 40 मिनट में 1 से 4, 40 मिनट कितना हो जाएगा, देखो 20 मिनट में 1 से 2, फिर अगले 20 मिनट में 2 से 4, इस तरह से द्विगुणित होता जाएगा। हर एक 20 मिनट में 2 गुना हो जाएगा। तो N15 वाले में क्या किया कि जीवाणु को लेकर उसको क्या कराया, ग्रो कराया, ठीक है, उसको वृद्धि कराया। N15 वाले माध्यम में जीवाणु को रखकर इसको वृद्धि कराया। अब जब वृद्धि कराया तो जीवाणु के अंदर क्या होता है, DNA। जीवाणु के अंदर क्या होता है, DNA होता है। अब जीवाणु के अंदर जो DNA होता है उसमें इनको सबसे जो भारी DNA, तो देखो जब DNA यहाँ पर जब देखा गया, यहाँ पर जब इसको वृद्धि कराया गया तो इनको यहाँ पर 3 तरह का जीवाणु देखा। कुछ जीवाणु ऐसे थे सबसे हल्का थे। अब हल्का क्यों था, क्योंकि उसमें दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड था DNA का, देखो DNA के 2 स्ट्रैंड, अब दोनों स्ट्रैंड में नाइट्रोजन है, क्योंकि स्ट्रैंड में क्या क्या है, नाइट्रोजनी क्षार तो है ही, और नाइट्रोजनी क्षार में क्या होता है, नाइट्रोजन। तो दोनों स्ट्रैंड में N14 था, N14 मतलब कि नाइट्रोजन 14 है ना, दोनों स्ट्रैंड में था, क्योंकि नाइट्रोजनी क्षार था और नाइट्रोजनी क्षार में N14 होता है सामान्यतः। अब इसको जब इसमें ग्रो कराया, जब वृद्धि कराया, तो इनको यहाँ पर 3 तरह के जीवाणु दिखा। कुछ ऐसे जीवाणु थे जो सबसे हल्का थे, मतलब उन जीवाणुओं में दोनों का दोनों जो स्ट्रैंड था DNA का उसमें N14 था। कुछ ऐसे जीवाणु थे जो कि सबसे भारी थे। सबसे भारी थे कि मतलब क्या है कि उसमें जो था दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड था वो N15 वाला था। कौन था वो, N15 वाला था। और कुछ ऐसे थे जिसमें कि जो कि माध्यमिक थे, ना ही ज़्यादा हल्का थे, ना ही इसकी तरह थे, ना इसकी तरह थे। मतलब उसमें क्या था कि उसमें जो था एक स्ट्रैंड N14 का था और एक स्ट्रैंड N15 का था। इसमें क्या था कि एक स्ट्रैंड N14 का था और एक स्ट्रैंड N कौन था, 15 का था। इस तरह से इनको 3 तरह का जीवाणु मिला इसमें। एक में दोनों स्ट्रैंड N14, एक में दोनों स्ट्रैंड N15, एक में एक स्ट्रैंड N14, एक स्ट्रैंड N15। मालूम क्या चला, तो आणविक द्रव्यमान के आधार पर जो सबसे हल्का है मतलब उसमें दोनों N14 है, जो सबसे भारी है मतलब उसमें दोनों N15 है, जो माध्यमिक है मतलब उसमें एक N14 है और एक क्या है, N15 है। तो इसके बाद सबसे भारी वाला जो था इसमें, उसको इन्होंने इसमें से निकाला। सबसे भारी वाला मतलब क्या है कि दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड थे वो N15 वाले थे, उसको इन्होंने क्या किया, इसमें से निकाला। और इसमें से निकाल कर उसको ले जाकर अलग एक माध्यम में N14 वाले ही माध्यम में उसको वृद्धि करना शुरू किया। किसमें, N14 वाले माध्यम में। N14 वाले माध्यम में जाकर उसको वृद्धि कराना शुरू किया। और हर एक, हम बोले हैं कि हर एक 20 मिनट में ये जीवाणु क्या हो जाते हैं, 1 से 2 बन जाते हैं। हर एक 20 मिनट में ये जो जीवाणु है ये 1 से 2 बन जाते हैं। मतलब कि कहो कि अपना जो जनन कर लेते हैं, अलंगी जनन कर लेते हैं 1 से 2 में, है ना। मतलब एक्चुअली करते क्या है, ये फिजन करते हैं, खंडन करते हैं, विखंडन। 1 से 2 बन जाते हैं, द्विखंडन हो जाता है इनमें। तो जब ला के इनको रखा गया इसमें, ये जीवाणु जिसमें कि दोनों के दोनों स्ट्रैंड N15 हो गया था, तो इनको दिखा कि 20 मिनट के बाद, मतलब कि एक जनरेशन के बाद, एक पीढ़ी के बाद जो 2 जीवाणु बने, दोनों जीवाणुओं का जो DNA था वह समान भार वाला था। समान भार, इसका मतलब क्या है,
मान लो अब देखो हम लोग 3 मत पढ़े हुए थे, विक्षेपक मत, संरक्षी मत और संरक्षी मत। एक बात ध्यान रखना कि ये ऑब्जर्वेशन था, ये अवलोकन था, अवलोकित किया गया कि जब N15 जब दोनों को दोनों N15 वाले DNA को N14 वाले माध्यम में ग्रो कराया गया तो जो 2 DNA बना 20 मिनट के बाद उन दोनों DNA का भार जो था वो कैसा था, भार जो था वो इक्विवेलेंट था, सेम भार था, समान भार था। समान मतलब क्या हुआ, अगर मान लो कि अब विक्षेपक मत सही होता तो क्या ये समान भार हो सकता था, पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था, क्योंकि अगर विक्षेपक मत सही होता इसका मतलब क्या हो जाता, इसका मतलब ये हो जाता कि वो सही होने पर एक थोड़ा भारी होता, एक थोड़ा हल्का होता, क्योंकि थोड़ी एकदम इक्वल आके जुड़ जाता। उसमें क्या होता है, DNA टूट जाता है और नया DNA आकर जुड़ जाता है, तो इक्वल को तो एकदम जुड़ने का चांस ही नहीं था। मतलब कि इसमें तो चांस ही नहीं था कि दोनों DNA जो थे इक्वल वेट के हो जाते। क्या यहाँ पर संरक्षी मत सही है? वो भी सही नहीं है। अगर संरक्षी मत सही होता तो एक DNA एकदम भारी होता और एक DNA एकदम हल्का होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है। एक DNA एकदम भारी हो कि एकदम हल्का हो, ऐसा भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर दोनों के दोनों क्या हैं, समान भार वाले हैं। ठीक है, तो वो भी गलत। तो सही कौन हुआ, अर्ध संरक्षी मत। और संरक्षी मत क्या करता है कि एक आया है पुराने वाले से और एक नया वाला है, इसी को बोलते हैं अर्ध संरक्षी मत, और वहीं यहाँ पर सही साबित हुआ है। और इसीलिए ये दोनों के दोनों समान भार के हैं, क्योंकि दोनों में से एक जो DNA का स्ट्रैंड है ये कौन वाला है, N15 वाला, और एक कौन वाला है, ये N15 वाला है, और ये जो है ये N14 वाला है। वैसे ही इसमें ये N14 वाला है जो कि नया बना है, और ये N15 वाला है जो कि पुराना ही है। तो इससे ये बात साबित हो गया कि जो DNA का द्विगुणन है वो अर्ध संरक्षी प्रकार का होता है, संरक्षी या विक्षेपक प्रकार का नहीं होता है। या फिर से देख लो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, DNA का द्विगुणन, कि DNA कैसे 1 से 2 बनता है। अब DNA का जो द्विगुणन है इसको होने का क्या क्या तरीकाएँ सोची गई थी, 3 तरीका सोचा गया था। एक तरीका कौन था, विक्षेपक मत, संरक्षी मत और अर्धसंरक्षी मत। विक्षेपक मत क्या बोलता है कि DNA जो है वह टूट जाता है और नए भागों से जाकर जुड़कर 2 नए DNA बनाता है। संरक्षी मत क्या बोलता है कि एक DNA जैसे है वैसे ही रहता है और एक नया DNA बनता है। और अर्धसंरक्षी मत क्या होता है कि DNA जो है वो जो एक DNA से 2 DNA बनते हैं उसमें से एक स्ट्रैंड पुराना रहता है, एक स्ट्रैंड नया होता है, डेट इज कॉल्ड अर्ध संरक्षी मत। और जिसको सही साबित किया गया मैसेल्सन और स्टॉल के प्रयोग द्वारा। कैसे प्रयोग किया गया, तो पहले इन्होंने DNA लिया। क्या DNA में नाइट्रोजन होता है? हाँ होता है। कहाँ? नाइट्रोजनी क्षार में। तो इन्होंने DNA लिया, इस नाइट्रोजनी क्षार में N14 था, तो समानता N14 ही होता है, और उसको N15 वाले में वृद्धि कराया। और जब दोनों के दोनों DNA के स्ट्रैंड N15 वाले हो गए तब उसको इन्होंने ले जाकर क्या किया, N14 वाले माध्यम में ग्रो कराया। और एक पीढ़ी के बाद, मतलब कि 20 मिनट के बाद ये देखा कि जो 2 DNA बने वो दोनों के दोनों समान भार वाले थे, मतलब दोनों में एक स्ट्रैंड पुराना था और एक स्ट्रैंड नया था। इससे बात साबित हो गया कि जो DNA का द्विगुणन है वह अर्ध संरक्षी प्रकार का होता है, संरक्षी या विक्षेपक प्रकार का नहीं होता है। तो यहाँ पर ये प्रयोग खत्म होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे DNA के द्विगुणन के बारे में। एक्चुअली DNA कैसे द्विगुणित होता है, एक्चुअली एक DNA से 2 DNA कैसे बनते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, और हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक रहेगा, ये प्रयोग रहेगा। बेहतर होगा इसको एक बार और देख कर अपने हिसाब से इसको कहानी की तरह लिखना याद हो जाएगा। 2 प्रयोग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तीसरा प्रयोग था, इसके बाद कोई प्रयोग नहीं है। इसके बाद हम सीधे DNA के द्विगुणन के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, और अगला वीडियो DNA के द्विगुणन का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको जरूर देखना। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।